हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जो है विद्युत धारा, जिसका यह 12वां वीडियो है। तो इस वीडियो में हम समझेंगे कि भैया सेलों के विद्युत वाहक बल किसे कहते हैं और इसके अंदर जितने भी परिभाषा होते हैं, मात्रक, विमीय सूत्र, राशि, सब कुछ हम जानेंगे। ठीक है, उसके बाद हम दूसरे टॉपिक पढ़ेंगे कि जो है सेलों के आंतरिक जो है सेलों के टर्मिनल विभवांतर। तो सेलों के टर्मिनल विभवांतर किसे कहते हैं इसके बारे में हम समझेंगे। उसके बाद हम अपने तीसरा जो टॉपिक है जो है सेलों के आंतरिक प्रतिरोध किसे कहते हैं, तो इसको भी हम समझेंगे। तो ये जो 3 टॉपिक है इसको हम समझेंगे और बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आएगा। तो चलिए दोस्तों अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें पढ़ना है सेलों के विद्युत वाहक बल। सेलों के विद्युत वाहक बल। तो सबसे पहला ये पॉइंट आता है कि सेलों के विद्युत वाहक बल का परिभाषा क्या होता है। तो इसके फॉर्मूले से हम इसका परिभाषा करेंगे। तो याद रखेंगे सेलों के विद्युत वाहक बल को, मतलब विद्युत वाहक बल को हम किससे, ई से दर्शाते हैं। इक्वल होता है W/Q, ये इसका फॉर्मूला है। इक्वल क्या होता है W/Q, जहाँ ई क्या है विद्युत वाहक बल है और यहाँ पे जो W है ये कार्य है। ठीक है, और ये जो क्या है Q है ये आवेश है। अब यहीं से आप डेफिनेशन कैसे करेंगे, यदि जो आवेश है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो ये आवेश है उसको यदि हम इकाई ले लेते हैं, क्या ले लिए, इकाई ले लिए। ठीक है, एक ले लिए, तो जो क्या हो जाएगा, जो कार्य होगा ना वो W जो क्या होगा E के इक्वल हो जाएगा, बराबर हो जाएगा ना। यदि Q का मान 1 हो जाए तो भैया W E के इक्वल हो जाएगा। तो यहीं से हम डेफिनेशन क्या कहेंगे, डेफिनेशन हम यही कहेंगे कि इकाई आवेश को, या इकाई को एकांक भी कह सकते हैं। तो हम क्या कहेंगे, एकांक आवेश को पूरे परिपथ में प्रवाहित करने पर सेलों द्वारा किया गया कार्य विद्युत वाहक बल कहलाता है। समझ में आया, ये क्या है भैया, ये कार्य ही न है, ये W क्या है, कार्य है, सेलों द्वारा किया गया कार्य, और ये क्या है विद्युत वाहक क्या है, बल है। तो हमने यही ना कहा, ये क्या है भैया, ये आवेश है। तो हमने क्या कहा कि इकाई आवेश, या ऐसे भी कह सकते हैं एकांक आवेश को, एकांक आवेश को पूरे परिपथ में प्रवाहित करने पर सेलों द्वारा किया गया कार्य विद्युत वाहक बल कहलाता है। समझ में आया, मतलब कोई भी परिपथ है उसमें यदि हम एकांक आवेश को प्रवाहित करते हैं तो सेलों द्वारा किया गया कार्य ही क्या होगा, विद्युत वाहक बल होगा। या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि एकांक आवेश को पूरे परिपथ में प्रवाहित करने पर सेलों द्वारा दी गई ऊर्जा को हम क्या कहते हैं, विद्युत वाहक बल कहते हैं। या तो आप कार्य कहिए या ऊर्जा कहिए, क्योंकि कार्य जो होता है ना वो ऊर्जा ही होता है, मतलब कार्य ऊर्जा के इक्वल ही होते हैं। तो आशा करते हैं आपको डेफिनेशन याद हो गया होगा। तो डेफिनेशन आप 2 तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहला मैं बता रहा हूँ, पहला डेफिनेशन आप ऐसे भी कह सकते हैं कि किस एकांक आवेश को किसी परिपथ में प्रवाहित करने पर सेलों द्वारा किया गया कार्य विद्युत वाहक बल कहलाता है। ये पहला डेफिनेशन। दूसरा हो जाएगा कि एकांक आवेश को पूरे परिपथ में प्रवाहित करने पर सेलों द्वारा दी गई ऊर्जा को, सेलों द्वारा दी गई ऊर्जा को विद्युत वाहक बल कहते हैं। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको दोनों डेफिनेशन समझ में आ गए होंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे परिभाषा लिख दे रहा हूँ, लिखेंगे क्या कि एकांक आवेश को पूरे परिपथ में प्रवाहित करने पर सेलों द्वारा दी गई ऊर्जा को क्या कहते हैं, विद्युत वाहक बल कहते हैं। मतलब सेलों के विद्युत वाहक बल कहते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे परिभाषा लिख दिया है, एकांक आवेश को पूरे परिपथ में प्रवाहित करने पर सेलों द्वारा दी गई ऊर्जा को विद्युत वाहक बल कहते हैं।
दी गई ऊर्जा यहाँ पे लिखे हैं। आप ये भी लिख सकते हैं कि सेलों द्वारा किए गए कार्य को विद्युत वाहक बल कहते हैं। दोनों डेफिनेशन आपका सही होगा, क्योंकि जो कार्य होता है वो क्या होता है, ऊर्जा के इक्वल होता है। तो इतना हमने सबसे पहले परिभाषा देख लिया, इसका जो फॉर्मूला होता है वो हमने जान लिया। अब आते हैं इसमें तीसरा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट, ये 3 पॉइंट आते हैं कि भैया इसका मात्रक क्या होता है, ये कौन सी राशि होती है, और इसका बीमीय सूत्र क्या होता है। ठीक है, तो यदि हम इसके मात्रक पे बात करें, ठीक है, तो इसका मात्रक होता है सबसे पहला वोल्ट, या दूसरा इसको हम कह सकते हैं, यहाँ से कार्य का मात्रक होता है जूल, आवेश का मात्रक होता है कूलाम, तो जूल प्रति कूलाम कह सकते हैं। ये 2 मात्रक आपको याद रखना है। अब आता है भैया ये कौन सी राशि होती है, तो याद रखेंगे ये अदिश राशि होती है। ये भैया अदिश राशि होती है। इसका मतलब क्या होता है, इसमें दिशा नहीं होता है, केवल परिमाण होता है। अब आते हैं इसका बीमीय सूत्र, कि भैया इसका बीमीय सूत्र क्या होता है, तो इसका बीमीय सूत्र याद रखेंगे Ml2T-3A-1 होता है। ये क्या है, ये क्या है, विद्युत वाहक बल का ये क्या है, बीमीय सूत्र है। तो आशा करते हैं परिभाषा, सूत्र, मात्रक राशि और बीमीय सूत्र ये सभी आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब इसमें एक और पॉइंट्स आता है, उसको हम समझ लेते हैं, जो कि बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि भैया बोल्ट किसे कहते हैं, मतलब बोल्ट का परिभाषा दीजिए, ऐसा क्वेश्चन आ जाता है। तो यदि हम 1 बोल्ट का परिभाषा करें कि 1 बोल्ट का परिभाषा क्या होता है, तो देखिए आपको यही से याद भी हो जाएगा। हम जानते हैं कि E क्या होता है, E=W/Q होता है। ये तो हम क्या जानते हैं, फॉर्मूला जानते हैं। अब यदि हम क्या Q को 1 ले लें और जो W है, कार्य है, उसको भी हम 1 ले लेते हैं, तो याद रखेंगे जो विद्युत वाहक बल E होगा वो 1 वोल्ट के क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, तो हमने यहाँ से क्या कहेंगे, देखिए सबसे पहले हमने आवेश को 1 लिया है और कार्य को भी 1 लिया है, तो जो विद्युत वाहक बल होगा वो 1 वोल्ट कहलाएगा। इसका मतलब क्या कहेंगे, यदि किसी परिपथ में एकांक आवेश प्रवाहित करने पर सेलों द्वारा किया गया कार्य 1 जूल का हो, मतलब यह क्या है भैया, ये 1 हमने लिया है, तो आवेश क्या है, आवेश 1 क्या है, कूलाम ही तो है ना। और ये जो जूल कार्य का मात्रक होता है जूल, तो इसका मतलब 1 जूल है। तो हम यही न कह रहे हैं, यदि किसी परिपथ में 1 कूलाम आवेश देने पर सेलों द्वारा किया गया कार्य 1 जूल हो, तो उस परिपथ का मतलब उस परिपथ में उत्पन्न सेलों के विद्युत वाहक बल 1 वोल्ट कहलाते हैं। समझ में आया क्या कहा जा रहा है, तो ध्यान से सुनिए। कहा यह जा रहा है, यदि किसी परिपथ में 1 कूलाम आवेश देने पर सेलों द्वारा किया गया कार्य 1 जूल का हो, तो उसका विद्युत वाहक बल 1 वोल्ट कहलाता है। तो आशा करते हैं आपको यहाँ से ध्यान से समझ में आ गया होगा। इसका परिभाषा आप लिख लेंगे, ठीक है, क्योंकि लिखवाना उचित नहीं होगा, 2 बार बता दिया गया है, एक बार और मैं बता रहा हूँ। ठीक है, ध्यान से सुनिए और डेफिनेशन को लिख लीजिए। क्या लिखेंगे कि किसी परिपथ में 1 कूलाम आवेश देने पर सेलों द्वारा 1 जूल का कार्य करना पड़े, तो उसका विद्युत वाहक बल 1 वोल्ट कहलाता है। तो आशा करते हैं आपको ध्यान से सुने होंगे और लिख भी लिए होंगे। तो अब आते हैं हम अपने दूसरे टॉपिक पे, जो है भैया सेलों के टर्मिनल विभवांतर। तो वो क्या होते हैं उसको भी हम देख लेते हैं। सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम बात करेंगे। तो आशा करते हैं दोस्तों आपने अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब हम देख लेते हैं सेलों के टर्मिनल विभवांतर, जो कि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। सेलों के टर्मिनल विभवांतर। तो अब हमारा दूसरा टॉपिक होगा सेलों के टर्मिनल विभवांतर। ठीक है, तो ये है सेलों का टर्मिनल विभवांतर। अब भैया इसमें क्या बताया जाता है, सेलों के टर्मिनल विभवांतर में ये कहा जाता है कि कोई भी, यदि ध्यान से सुनिएगा, मान लेते हैं 2 टर्मिनल मतलब समझते हैं ना। सबसे पहले तो यहाँ पे टर्मिनल एक शब्द आया है, इसको समझना पड़ेगा। मान लेते हैं ये सेल है, ये क्या है, ये भैया सेल है। तो आप यदि घर में जो सेल यूज करते हैं, जो टॉर्च वॉर्च में लगाते हैं, तो उसमें देखे होंगे कि एक इधर 2 तरीके से क्या होता है, इधर
एक कह सकते हैं कि इसको ही हम टर्मिनल कहते हैं, जो ये पॉइंट्स होता है जिसको हम देखकर लगाते हैं, ठीक है, एक के ऊपर एक सेल हम लगाते हैं जब टॉर्च में, ठीक है। तो एक देखेंगे तो वहाँ पे एक छोटा सा ऐसे क्या होता है, एक लोहे के आकार का कुछ होता है, ठीक है। तो ये जो होता है ना, यही भी एक टर्मिनल कहलाता है, ठीक है। तो इसमें ये कहा गया है कि दो टर्मिनलों के बीच एकांक आवेश प्रवाहित करने पर, यदि आवेश को एकांक आवेश प्रवाहित करें तो उसमें जो कार्य होगा ना, वही क्या कहलाएगा, वही होगा सेलों का टर्मिनल विभवांतर। समझ में आया? मतलब दो टर्मिनलों के बीच एकांक आवेश प्रवाहित करने पर सेलों द्वारा किया गया कार्य सेलों के टर्मिनल विभवांतर कहलाता है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। हमने क्या कहा भैया, हमने यही ना कहा कि दो टर्मिनलों के बीच एकांक आवेश को प्रवाहित करने पर सेलों द्वारा किया गया कार्य विद्युत क्या कहलाता है, सेलों के टर्मिनल विभवांतर कहलाते हैं। तो देखिए दोस्तों, यदि आप समझ गए ना तो कभी भी आप डेफिनेशन को मतलब रटना नहीं पड़ेगा, और डेफिनेशन को समझकर हमेशा आपको याद भी हो जाएगा। ये डेफिनेशन याद हमें नहीं है, हम समझे हुए हैं कि भैया इसमें कहा क्या जा रहा है, टर्मिनल विभवांतर है। विभवांतर का जब हमने पढ़ा था तो उसमें बताया गया था विभवांतर का क्या सूत्र होता है भैया, विभवांतर का V = होता है W/Q। तो यही तो कह रहे हैं ना, यहाँ पे आवेश को हमने एक ले लिया है तो जो V होगा वो W के इक्वल हो जाएगा। तो हम यही कह रहे हैं कि एक कूलाम आवेश को, अब किन के बीच भैया, दो टर्मिनलों के बीच, तो हम यही नहीं कह रहे हैं, दो टर्मिनलों के बीच एकांक आवेश को प्रवाहित करने पर सेलों द्वारा किया गया कार्य क्या कहलाता है भैया, सेलों के टर्मिनल विभवांतर कहलाते हैं। तो आशा करते हैं दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि सेलों को टर्मिनल विभवांतर कहते किसे हैं। तो सबसे पहले तो इसका मैं डेफिनेशन लिखवा दे रहा हूँ, ठीक है। तो डेफिनेशन आप क्या लिखेंगे, डेफिनेशन आप यही लिखेंगे कि दो सेलों के मध्य एकांक आवेश प्रवाहित करने पर, ठीक है, करने पर सेलों द्वारा किया गया कार्य क्या कहलाता है भैया, सेलों के टर्मिनल विभवांतर कहलाते हैं। सेलों के टर्मिनल विभवांतर कहलाते हैं, ठीक है। तो हमने क्या लिखा है भैया, हमने यही नहीं लिखा है किसी दो सेलों के मध्य, किसी सॉरी सेल नहीं, यहाँ पे टर्मिनल लिखेंगे क्योंकि एक सेल में दो टर्मिनल होते हैं, दो टर्मिनल, ठीक है। तो हमने क्या लिखा, किसी दो टर्मिनलों के मध्य एकांक आवेश प्रवाहित करने पर सेलों द्वारा की गई कार्य को, सेलों द्वारा किया गया कार्य क्या कहलाता है, सेलों द्वारा किया गया कार्य, मतलब सेलों द्वारा किया गया कार्य क्या कहलाता है। यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है, एक ही बात को बार बार लिख दिया गया, सेलों द्वारा किया गया कार्य, ठीक है, क्या कहलाता है भैया, सेलों के टर्मिनल विभवांतर कहलाते हैं। तो आपको यहाँ से नहीं, आपको यहाँ से याद रखना है कि दो टर्मिनलों के मध्य एकांक आवेश प्रवाहित करने पर सेलों द्वारा किया गया कार्य विद्युत वाहक बल कहलाता, सेलों के टर्मिनल विभवांतर कहलाते हैं, ठीक है। आशा करते हैं समझ गए होंगे। अभी हमने सेलों के विद्युत वाहक बल पढ़ा हुआ है तो थोड़ा सा जबान पे आ जा रहा है, ठीक है, तो आप समझ सकते हैं। तो हमने क्या कहा, दो टर्मिनलों के मध्य एकांक आवेश को प्रवाहित करने पर सेलों द्वारा किया गया कार्य सेलों के टर्मिनल विभवांतर कहलाते हैं, ठीक है। तो और इसका याद रखेंगे, इसका मात्रक जो होता है, ये भी याद रखेंगे आप, इसका मात्रक होता है वही जो हमने पहले देखा था, क्या होता है भैया, वोल्ट होता है, और दूसरा भैया जूल प्रति कूलाम होता है, ये याद रखेंगे। और इसका भी राशि, सेलों के टर्मिनल विभवांतर का राशि क्या होता है भैया, तो ये भी अदिश राशि होता है। और तीसरा इसका विमीय सूत्र याद रखेंगे, तो इसका विमीय सूत्र होता है ml2t - 3a - 2 होता है।
ठीक है, तो इसको भी आपको याद रखना है। Ml2T-3A-2 होता है इसका बीमीय सूत्र। तो आशा करते हैं ये तीनों पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो सबसे पहले आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि सेलों के आंतरिक प्रतिरोध किसे कहते हैं, ठीक है। तो आशा करते हैं दोस्तों आपने अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो हमने अभी तक दो टॉपिक को पढ़ लिया है। सबसे पहले पढ़ा सेलों के विद्युत वाहक बल, उसके बाद हमने पढ़ा सेलों के आंतरिक प्रतिरोध जिसमें हमने देखा इसका परिभाषा, उसके बाद मात्रक क्या देखा, वोल्ट या जूल प्रति कूलाम। तीसरा हमने क्या देखा कि इसका क्या होता है, राशि कौन सी होती है, अदिश राशि। और इसका बीमीय सूत्र क्या होता है, A-1 होता है, ठीक है। तो हमने बीमीय सूत्र क्या देखा, Ml2T-3A-1 होता है इसका बीमीय सूत्र। तो आशा करते हैं इतने पॉइंट्स आपको समझ में आ गए होंगे। तो अब हम अपने आते हैं अगले जो कि इंपॉर्टेंट है और अंतिम हमारा टॉपिक है जो है सेलों के आंतरिक प्रतिरोध किसे कहते हैं। जो है हमारा तीसरा टॉपिक सेलों के आंतरिक प्रतिरोध। तो भैया सेलों के आंतरिक प्रतिरोध कहते किसे हैं। सबसे पहले इसकी यदि हम परिभाषा पे बात करें तो यहाँ पे दो पॉइंट्स आपको समझना चाहिए। सबसे पहले तो प्रतिरोध हमने पढ़ लिया है और दूसरा आता है भैया आंतरिक। आंतरिक का मतलब होता है अंदर, ठीक है, अंदर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी परिपथ है, ठीक है, कोई भी परिपथ है, मतलब कोई भी यदि हम सेल है, सेल या कह सकते हैं परिपथ भैया, तो जो सेलो है ना, सेलों के अंदर समझिएगा, कोई भी सेल है तो सेलों के अंदर यदि हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, क्या भैया, विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो विद्युत धारा के मार्ग में जो क्या होता है, अवरोध उत्पन्न होता है, अवरोध उत्पन्न होता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, सेलों के आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। मतलब सेलों के अंदर विद्युत धारा के मार्ग में उत्पन्न अवरोध सेलों के क्या कहलाता है, आंतरिक प्रतिरोध कहलाता है। मतलब विद्युत धारा हमने जानते हैं भैया, विद्युत धारा के मार्ग में जो अवरोध होता है उसे हम प्रतिरोध कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे लिखा है आंतरिक प्रतिरोध, मतलब सेलों के अंदर जो अंदर क्या होता है, प्रतिरोध होता है, उसके बारे में यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो हमने यही तो बताया कि किसी सेलों के अंदर विद्युत धारा के मार्ग में उत्पन्न अवरोध को हम क्या कहते हैं भैया, सेलों के आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। अवरोध का मतलब होता है रुकावट, विद्युत धारा के मार्गों को, मतलब विद्युत धारा को रोक रहा है वो, तो इसीलिए हम कह रहे हैं विद्युत धारा के मार्ग में उत्पन्न अवरोध को सेलों के क्या कहते हैं, आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। तो आशा करते हैं आपको इसका मतलब समझ में आ गया होगा और डेफिनेशन आपको भी याद हो गया होगा कि किसी सेलों के अंदर विद्युत धारा के मार्ग में उत्पन्न अवरोध सेलों के आंतरिक प्रतिरोध कहलाता है। तो चलिए दोस्तों इसका भी हम डेफिनेशन लिख दे रहे हैं। डेफिनेशन हम क्या लिखेंगे, किसी सेलों के अंदर विद्युत धारा प्रवाहित करने पर, या हम ऐसे लिख सकते हैं, सेलों के विद्युत धारा के मार्ग में उत्पन्न प्रतिरोध, उत्पन्न अवरोध को, अवरोध मतलब होता है रुकावट, अवरोध को क्या कहते हैं भैया, सेलों के आंतरिक प्रतिरोध कहलाता है। ठीक है, तो हमने क्या बताया भैया कि किसी सेलों के अंदर विद्युत धारा के मार्ग में उत्पन्न अवरोध क्या कहलाता है, सेलों के आंतरिक प्रतिरोध कहलाता है। तो आशा करते हैं दोस्तों आपको भी ये अच्छे समझ में आ गया होगा। इसमें भी दो पॉइंट्स याद रखेंगे क्योंकि बोर्ड में एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि सेलों के आंतरिक प्रतिरोध का मात्रक होता है और 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं। तो इसका मात्रक आपको पता होना चाहिए। इसका मात्रक होता है वोल्ट प्रति एम्पियर। ठीक है, इसका मात्रक सबसे पहला होता है वोल्ट प्रति एम्पियर और दूसरा इसका मात्रक होता है ओम।
ठीक है, तो आशा करते हैं ये जो पॉइंट्स है ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और याद रखेंगे ये राशि कौन सी होती है भैया, अदिश राशि होती है। तो आशा करते हैं दोस्तों जितने भी यहाँ पे टॉपिक 3 टॉपिक पढ़ाए गए हैं वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो मैं यही कहूँगा यदि आप हमारे चैनल पे नए हों तो सबसे पहले तो आप यही कार्य कीजिए कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और वीडियो बहुत अच्छा लगा है तो भैया जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं उनके पास मतलब लिंक को शेयर मत कीजिएगा, उनको स्वयं बताइएगा। आप जब भी मिलिएगा उनको बताइए कि आप भी इस चैनल से जाकर पढ़ाई कीजिए, वहाँ पर परिभाषा को रटना नहीं समझना सिखाया जाता है। ठीक है, उनको नाम बता दीजिएगा और हो सके तो वीडियो को जब वो उनको बताने के बाद आप क्या कर सकते हैं, वीडियो को लिंक उनके पास शेयर कर सकते हैं। ठीक है, शेयर कर दीजिएगा। दूसरी बात, यदि आपको कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आता है फिजिक्स और केमिस्ट्री के संबंध में तो आपको उस टॉपिक का नाम लिखना है। जैसे कि यदि आपको प्रतिरोध समझ में नहीं आ रहा है तो आप जाइए YouTube पर लिखिए प्रतिरोध ब्रदर सर, आपको वो वीडियो मिल जाएगा, आप वहां से जाकर आप अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। अदरवाइज यदि आप क्लास 12th का फिजिक्स और केमिस्ट्री का चैप्टर वाइज सीक्वेंस में एक एक करके वीडियो को पढ़ना चाहते हैं तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों का लिंक दिया जाएगा। उस लिंक पे क्लिक करके आप चैप्टर वाइज सीक्वेंस में एक एक करके वीडियो को पढ़ सकते हैं और अपने सुंदर से नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। मैं यही कहूँगा यदि आपको कोई भी दिक्कत होती है, कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आता है, कोई भी टॉपिक का आपको वीडियो नहीं मिल पाता है तो आपको एक नंबर दिया जाया है आपके हेल्प के लिए, यह है 8874726058। ये नंबर है, इस नंबर पे हमें व्हाट्सएप करके जिस टॉपिक के बारे में जानना है उस टॉपिक का आप हमसे पूछकर और वीडियो का लिंक प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।